सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। मैं इस समय भारत के पर्वत और पठार को पढ़ा रहा था और ये आज उसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं भारत के उत्तर भारत के हिमालय के पर्वत पठार को सारा पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप जाके उसको वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में मैं पूरा खत्म कर दूंगा भारत के पर्वत और पठार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दक्षिण भारत लिया हुआ है, कुछ उत्तर भारत का भी है, क्योंकि कुछ पठार उसमें उत्तर भारत में भी कवर हो रहा था, इसलिए मुझे लेना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम दक्षिण से स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम अगर आपसे कोई पर्वत पूछे तो आप कहोगे सर वो पर्वत है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी पर्वत कार्डमम हिल का भाग है। तो कार्डमम हिल पे दो पहाड़ियां, एक तो पहाड़ी है इलायची के पहाड़ी, आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा भी गया कि इलायची की पहाड़ियां किस पहाड़ी पर है, तो वो है कार्डमम हिल पर इलायची की पहाड़ियां। और कार्डमम हिल पर ही क्या है, महेंद्रगिरी। तो भारत का सबसे दक्षिणतम अगर पर्वत पूछा जाए तो वो महेंद्रगिरी है, ठीक है। तो कार्डमम हिल पर ही पड़ता है। और इलायची की पहाड़ी आप जानते हैं कि इलायची की पहाड़ियां लगभग केरल में पड़ता है और केरल मसालों के लिए विशेषकर जाना जाता है, ठीक है। तो कार्डमम हिल की पहाड़ियां, कार्डमम हिल के पहाड़ियों के ऊपर जस्ट है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर वो अनाईमुड़ी है। क्या है, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी जो पर्वत है वो अन्नामलाई पहाड़ी पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी पर जो अनाईमुड़ी पर्वत है इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा आंकड़े पर भी। 2695 मीटर ऊंचाई किसकी, अनाईमुड़ी की। और ये किसका भाग है, अन्नामलाई का। अन्नामलाई के जस्ट ऊपर नीलगिरी की पहाड़ियां है। और नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जहां जंक्शन पॉइंट है, जहां वो मिलते हैं, वहीं पर क्या नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर वो दोंडा बेटा है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोंडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर आप पढ़ेंगे तो यहाँ है ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी से आपको याद है, मैंने नदियों में पढ़ाया था कि ब्रह्मगिरी पर्वत से ही आपका क्या निकल रहा है, कावेरी नदी निकल रही। ब्रह्मगिरी के ऊपर जस्ट कुद्रेमुख, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। ब्रह्मगिरी यहाँ पर है, ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी के जस्ट ऊपर कुद्रेमुख पड़ता है। और कुद्रेमुख के ऊपर महाबलेश्वर, यहां से भी नदी निकलती, मैंने पढ़ाया था आपको। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का भाग है, महाबलेश्वर। और जैसे आप उसके ऊपर आप पढ़ोगे तो महाराष्ट्र में 3 पहाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, सतमाला की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। तो सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो सतमाला की पहाड़ियां हैं। सतमाला की पहाड़ियों का ही आगे विस्तार है महादेव की पहाड़ियां और मैकाले की पहाड़ियां। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि महादेव की जो पहाड़ी है आगे उसका जो भाग है ये किस मेन पर्वत का भाग है, तो आप बताएंगे सतमाला का। तो सतमाला का ही विस्तार है महादेव, और महादेव का आगे चला गया तो मैकाले पर्वत। इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो विंध्यन श्रेणी। और विंध्यन श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत के मध्य से होकर जाता है और ये भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। वो कौन सा पर्वत श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और विंध्यन श्रेणी का ही भाग है आगे क्या है, कैमूर की पहाड़ियां। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां है, राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियां ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कौन सी पड़ती है, राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां, और आपको पता है यहां पर मेघालय का पठार, असल में ये पूरा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र यहां से लेकर पूरा यहां तक था, किंतु जब गंगा नदी और यहां से ब्रह्मपुत्रा नदी आई तो इस पठारी भाग को काट दी। और इस पठारी भाग को काटने के कारण इसको ये मालदा गैप कहा जाता है, मालदा गैप। तो मालदा गैप राजमहल की पहाड़ियों को मेघालय के पठार से अलग करता है, ये उसके बीच का भाग है, ठीक।
अब एक क्वेश्चन और है कि नर्मदा नदी इस विंध्य श्रेणी और सतमाला श्रेणी के मध्य से होके बहती है और ये एक भ्रंश घाटी है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, एक है वलित पर्वत, एक है भ्रंश पर्वत, भ्रंशोद पर्वत, फॉल्ट माउंटेन, और वलित पर्वत को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, और एक और है ज्वालामुखी पर्वत। तो ये भ्रंश पर्वत। अब भ्रंश पर्वत का मतलब क्या है? सपोज कर लीजिए ये एक क्षेत्र है और इसके दो साइड के भाग अगर नीचे धंस जाए, तो जब नीचे धंस जाएंगे तो बीच का वैसे ही बना रहेगा और ये साइड वाले नीचे आ जाएंगे, तो एक आपको ऊंची संरचना दिखेगी, झूठा पर्वत जिसको कहते हैं। ये ट्रू माउंटेन नहीं, ट्रू माउंटेन फोल्डेड माउंटेन को कहा जाएगा, जो वलन के कारण, दो प्लेटों के पास में आने के कारण या एक प्लेट का नीचे जाने के कारण, वलन पड़ने के कारण जब ऊपर सतह उठती है तो उसको पर्वत कहते हैं। पर्वत ये भी, पर ये झूठा पर्वत, एक भाग नीचे धंस गया है तो दूसरा भाग आपको ऑब्वियस ऊंचा दिखेगा, तो आप उसको पर्वत का नाम दे दिए। तो ये भ्रंश घाटी, और इसी से कौन सी नदी होकर बह रही है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो अरब सागर में आके अपना जल गिराती, मात्र ऐसी दो नदियां, ठीक है। तो नर्मदा नदी होके बहती है। विंध्य श्रेणी के जस्ट ऊंचे आप जब पढ़ेंगे, जब ऊपर आप बढ़ोगे, तो एक होता है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे पुरानी प्राचीनतम वलित पहाड़ियों में से एक है और ये भारत का भाग है। तो ये कैसा है? तो पहली बात तो वलित पर्वत, प्रश्न पूछा जाता है कि अपलेशन पर्वत, वलित पर्वत और बहुत से पर्वत हैं, इसमें से कौन से वलित पर्वत हैं, कौन से भ्रंशोद पर्वत हैं, तो आपको परफेक्ट डेटा याद करना पड़ेगा। तो अरावली की पहाड़ियां 3 राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। गुजरात के पालनपुर से ये स्टार्ट करती है और ये दिल्ली तक जाती है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत की जो पहाड़ियां है, इसका सबसे ऊंचा अगर पर्वत शिखर पूछा जाए तो आप कहेंगे गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आप कहेंगे गुरु शिखर, ठीक है। तो ये अभी आपने खाली पर्वत देखा, 2 पर्वत और हैं। गुजरात में पड़ता है गिरी पर्वत, और अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत कोई कहा जाएगा तो आप कहेंगे वो सैंडल पीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया और इससे बाहर आपके एग्जाम में जाएगा भी नहीं जल्दी। टारगेट विशेषकर यही किया गया है, और एक आध तथ्य छोड़ गया हूं तो कोई बात नहीं, फिर भी टारगेट है कि आपके एग्जाम में सारे जो भी तथ्यात्मक प्रश्न है वो इन्हीं से बन जाएंगे। तो सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार का भाग है, ठीक है। अब हम पठार को देख लेते हैं। पठार, अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच में 2 पठार हैं, मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार। मालवा का पठार तो अरावली और विंध्य श्रेणी के तो बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा था कि मालवा पठार किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है, तो आप कहेंगे अरावली और विंध्य श्रेणी बताएंगे। इसके आप आगे चले जाओगे तो छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर के पठार के नीचे आएंगे तो दंड का रण पठार है। दंड का रण पठार के नीचे तेलंगाना का पठार है। इधर कर्नाटक का भी पठार पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख आपने पठार भी देख लिए। अच्छा, पठार क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि पठार आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। अब इसका मतलब क्या? आर्थिक रूप से समृद्ध का मतलब काफी इसमें खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, इसमें आप मैग्नीज पाएंगे, ऐसे बहुत से आप तत्व पदार्थ पाते हैं, इसीलिए आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है। जैसे आप छोटा नागपुर का पठार देखिए ना, कितना कोयला पाया जाता है, सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो पठार आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, ठीक है। और पठार की क्वालिटी होती है कि ये ऊंचाई तो इसके 600 मीटर से ऊंचाई होती है इसकी, किंतु इसका जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है। पर्वत में ऐसा नहीं होता। पर्वत की डिफिनेशन ये है कि धरातल से ऊंचाई तो 600 मीटर हो, किंतु इसकी खड़ी ढाल होनी चाहिए। और पठार में क्या है, धरातल से 600 मीटर होगा, किंतु इसके ऊपर का जो भाग है वो समतल होना चाहिए। अब बिल्कुल समतल नहीं होता, हल्का गड्ढे होता है, किंतु वो समतल होता है। पर्वत में ऐसा नहीं होता है। पर्वत में जनसंख्या कम सर्वाइव करती है, पठार में संख्या ज्यादा सर्वाइव करती है। देखिए दक्षिण भारत का पठार, देखिए मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र, बढ़िया हवा चलती है। तो ये आपने पर्वत और पठार को देखा।
तो आज पर्वत पठार का फाइनल खत्म होता है भाग। इसके बाद में हम दर्रे और उसके बाद में हम झीलों को पढ़ेंगे। वो एक एक वीडियो में आपको खत्म होती चली जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।